जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के 50 दिन बाद आखिरकार भारत को उसके नए उपराष्ट्रपति का नाम मालूम चल गया। अब यह तय है कि सीपी राधाकृष्णन ही देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे, क्योंकि उन्हें चुन लिया गया है, वो निर्वाचित हैं। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार थे। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हरा दिया है। विपक्ष को उम्मीद थी कि उपराष्ट्रपति चुनाव भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव जैसा होगा, जिसे समर्थन कांग्रेस पार्टी का मिलेगा, वही जीतेगा। लेकिन बहुमत वाले एनडीए के सांसदों ने ऐसा होने नहीं दिया। जैसा कि कहा जा रहा था, क्रॉस वोटिंग नहीं हुई और 3 पार्टियों के सांसदों के मतदान न करने के बावजूद एनडीए के प्रत्याशी की जीत हो गई। आज खबरगांव समाचार में इसी पर बात करेंगे। बताएंगे आपको कि किसको कितने वोट मिले, सीपी राधाकृष्णन की जीत पर किसने क्या कहा। ये भी जानेंगे कि कांग्रेस को जगदीप धनखड़ की याद आज फिर क्यों आ गई, और आपको समझाएंगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के जीतने के मायने क्या हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 9 सितंबर यानी कि आज उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का वक्त मतदान के लिए रखा गया था। सबसे पहले वोट डाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद पक्ष और विपक्ष के लगभग सभी सांसदों ने वोट किया और वोटिंग प्रतिशत 98.2 रहा। शाम को पीसी मोदी, जो इस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने ऐलान किया कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। पीसी मोदी ने बताया कि सीपी राधाकृष्णन को 452 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले, यानी प्रथम वरीयता मत, और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। उन्होंने बताया कि कुल 767 सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट दिया। इनमें से 752 वैलिड थे, 15 अमान्य करार दिए गए। अब सुनिए पीसी मोदी ने कहा क्या क्या। श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मतदान के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का एक पोस्ट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष के 315 सांसदों ने एकजुटता के साथ मतदान किया। अब नंबर्स तो शुरू से एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन के ही पक्ष में थे, लेकिन क्या इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, ये भी एक सवाल है। नतीजों के बाद भी जयराम रमेश का ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव यानी 2022 में विपक्षी दलों के कैंडिडेट को 26% वोट मिले, इस बार 40% वोट मिले। उन्होंने इसे बीजेपी की मॉरल डिफीट बता दिया। या ये भी जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा जाता है, लिहाजा इसके लिए कोई विप भी इशू नहीं होती है। जस्टिस रेड्डी का नाम इंडिया गठबंधन के दलों ने सर्वसम्मति से घोषित किया था। विपक्षी दलों ने कहा था कि एनडीए के लोग संघ से जुड़े व्यक्ति को लाए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर आए हैं, जिस पर सभी दल सहमत हैं। डीएमके साउथ इंडिया से कैंडिडेट की मांग कर रही थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस नॉन पॉलिटिकल फेस की मांग कर रही थी। जस्टिस रेड्डी इन शर्तों को पूरा करते नजर आ रहे थे। अब जानते हैं कि किस नेता ने क्या रिएक्शन दिया, किसने क्या कहा इस चुनाव पे। ये अद्भुत जीत है और अकल्पनीय जीत है। जिस भारी अंतर से जीते हैं, उससे ये सिद्ध हो गया है कि देश का पूरा विश्वास, क्योंकि माननीय सांसदगण देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए में हैं। सीपी राधाकृष्णन जी को हार्दिक बधाइयाँ। वो कर्मठ, तपस्वी, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, समाज सेवी और एक उदार सोच के व्यक्तित्व है। हम लोगों का सौभाग्य होगा कि उनके संरक्षण में, क्योंकि वो राज्यसभा का संचालन भी करेंगे, हमको काम करने का अवसर मिलेगा। उनको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई, अभिनंदन।
धन्यवाद। 14% की बढ़ोतरी रिजल्ट के अंदर है, पिछले कैंडिडेट में और इसमें। आप देखें, पहले 26% था, अभी 40% है। तो अपोजिशन तो गेन ही कर रहा है, अपोजिशन लूज थोड़ी कर रहा है। जिस तरह का माहौल देश के अंदर बना हुआ है, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिस व्यक्ति को ठीक समझता है, देश हित में निर्णय ले। और आज मैं अपनी ओर से सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ इस नए दायित्व के लिए। देश को आगे बढ़ाने में उनकी और महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलेगा। राधाकृष्णन जी, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। और उनसे ये उम्मीद है कि वो अपना पूरा निष्पक्ष रूप से और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। जहाँ तक बात है कि 300 और 452, तो इसमें कोई शक नहीं कि क्रॉस वोटिंग हुई है। जो भी हुई है उसे चलिए हम लोग मानते हैं। उनका अपना व्यक्तिगत कुछ प्रभाव रहा होगा, लेकिन इनको तो बदल सकते हैं, सांसदों को तो छीन सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं छीन पाएंगे। जनता धीरे धीरे पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ रही है। अब आपको नए उपराष्ट्रपति के बारे में बताते हैं। सीपी राधाकृष्णन 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में पैदा हुए थे। 70 के दशक में आरएसएस से जुड़े और सक्रिय राजनीति में आए। शुरुआत जनसंघ से हुई, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बन गया। 1994 में राधाकृष्णन तमिलनाडु बीजेपी के सचिव नियुक्त हुए। 1998 और 99 में कोयम्बटूर लोकसभा से ये चुने गए। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। अपने 40 साल के राजनीतिक करियर में राधाकृष्णन भाजपा में अलग अलग पदों पर रहे हैं, और जो पार्टी में उनका लंबा स्टिंट था, उसके बदले में पार्टी ने उन्हें फिर 2023 में झारखंड और फिर 2024 में महाराष्ट्र का गवर्नर भी बनाया। ओबीसी समुदाय के राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, और ये माना जा रहा था कि उनकी उम्मीदवारी आने के बाद दक्षिण भारतीय दलों पर एक अतिरिक्त दबाव बन सकता है, खासतौर पर तमिलनाडु से उम्मीदवार देकर 22 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसदों वाले डीएमके के ऊपर कि आपके सूबे से कैंडिडेट है, अब आप क्या करेंगे। वहीं दक्षिण भारत से ही इंडिया ब्लॉक ने भी अपना प्रत्याशी उतारा। बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी में हुआ था। उन्होंने 1971 में हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया, फिर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। 1998 में केंद्र सरकार ने उन्हें एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल भी बनाया था। 1993 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एडिशनल जज बने और 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। 2007 में सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए और 2011 में फिर वो रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद 2013 में वो गोवा के पहले लोकायुक्त बने, लेकिन करीब 6 महीनों में ही उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण शुरू किया था। इस सर्वे के आंकड़ों का विश्लेषण करने और इसकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष भी जस्टिस रेड्डी ही थे। 50 दिनों तक उपराष्ट्रपति की कुर्सी इसलिए खाली रही क्योंकि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से अचानक इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद से वो सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए हैं। विपक्षी सांसद लगातार ये सवाल पूछते हैं कि जगदीप धनखड़ कहाँ है, कुछ बोलते क्यों नहीं। सांसद कपिल सिब्बल ने तो ये दावा भी किया है कि वो फ़ोन करते हैं तो कोई फ़ोन नहीं रिसीव करता। जयराम रमेश ने चुनाव वाले दिन फिर से जगदीप धनखड़ का नाम लिया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि पिछले 50 दिनों से श्री जगदीप धनखड़ ने अप्रत्याशित चुप्पी साध रखी है। आज जब उनके उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तब भी देश उनके ऐतिहासिक और अप्रत्याशित इस्तीफे पर बयान का इंतजार ही कर रहा है। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा उस समय दिया था जब उन्होंने मोदी सरकार द्वारा किसानों की घोर उपेक्षा, सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार से पैदा होने वाले खतरों और अन्य मुद्दों पर चिंता व्यक्त की थी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भारत राष्ट्र समिति, बीजू जनता दल और अकाली दल के सांसदों ने मतदान नहीं किया। कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर उन पार्टियों पर निशाना भी साधा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा था, उपराष्ट्रपति चुनाव में बीआरएस और बीजेडी हिस्सा नहीं लेंगी। अगर इन्हें बीजेपी की बी टीम कह दो तो बुरा मान जाते हैं। इससे ज़्यादा क्या प्रमाण चाहिए? एक तेलुगु कैंडिडेट के लिए वोट तक नहीं कर रही बीआरएस की ऐसी क्या मजबूरी है? और नवीन बाबू इतनी शर्मनाक हार के बाद भी आप तो साथ देना छोड़ ही नहीं रहे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, पदेन सभापति। जगदीप धनखड़ के कार्यकाल में ऐसे कई मौके आए थे जब विपक्षी सांसदों ने उनकी मुखालफत की। अब ये देखना होगा कि सीपी राधाकृष्णन सदन को कैसे चलाएंगे और विपक्षी सांसद उनसे कितने सहमत होंगे। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया। आज खबरगांव समाचार को सत्यम ने लिखा था और आनंद ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।